हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 13 देखेंगे। हमारा चैप्टर 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे देखते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर साइंटिस्ट हैं हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो वो 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक थे। ठीक है, उन्होंने वैद्युत चुंबकत्व को समझाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी और सन 1820 में उन्होंने अचानक ही ये खोजा कि धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी जो दिक्सूची, दिक्सूचक मतलब जिससे दिशा का ज्ञान होता है, तो दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न हुआ और अपने प्रेक्षणों के आधार पर आर्स्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित घटनाएं हैं। ठीक है, और उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई जो प्रौद्योगिकियों हैं, जो कि जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न और तंतु प्रकाशिकी मतलब जो फिलामेंट होते हैं जिससे हम रोशनी करते हैं, तो उसका निर्माण किया गया आगे इन्हीं की जो अनुसंधान है इनकी, उसके आधार पर। ठीक है, तो उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आर्स्टेड रखा गया है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? आर्स्टेड है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर में हम चुंबकीय क्षेत्र और इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम विद्युत चुंबकों और विद्युत मोटरों के बारे में भी पढ़ेंगे जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, और इसके साथ साथ ही हम विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 13.1 चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। फ्रेंड्स, हम इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर जो दिक्सूचक है उसकी सुई जो है विक्षेपित होती है ना। क्लास जो हमारे पिछले क्लासेस के वीडियोस थे उसमें हमको पता है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा क्षण चुंबक होता है। क्या होता है? एक छोटा क्षण चुंबक होता है और इसका एक सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है जिसको उत्तर ध्रुव कहते हैं, और दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है दक्षिण ध्रुव कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोमुखी ध्रुव या फिर उत्तर ध्रुव कहते हैं, और दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम कुछ अलग अलग जो क्रियाकलाप हमने प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में पढ़ा, उससे हमने देखा कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में परस्पर आकर्षण होता है। ठीक है, सजातीय ध्रुव और विजातीय ध्रुव। ओके, ये ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हो एक क्षण चुंबक है ना। ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो ये चित्र क्या दर्शा रहा है? क्षण चुंबक के निकट का लौह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाता है। मतलब आप यहाँ पर एक कागज लिया गया है या फिर ड्राइंग बोर्ड लिया गया है, उसके बीचों बीच एक क्षण चुंबक रखा गया है। ठीक है, और इस क्षण चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से कुछ लोहे का चूर्ण बिखरा हुआ है। ठीक है, तो इस जो बोर्ड है उसको अगर आप धीरे धीरे थपथपाते हैं तो आप देखेंगे कि लौह चूर्ण खुद को इस तरह से, ये जो चित्र में दिखाया गया है उस तरह से पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। ठीक है, तो लौह चूर्ण के इस प्रकार से जो पैटर्न है वो क्यों ऐसा व्यवस्थित हुआ? तो ये पैटर्न क्या निर्देशित करता है?
तो फ्रेंड्स, चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है। ओके, मतलब लौह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है और इसी बल के कारण लौह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब वह रेखाएं जिसके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं को इस तरह से संरेखित करते हैं। ठीक है, यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। ओके, हम इस चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये वर्ड बार बार आएंगे तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, क्या किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने का कोई और भी उपाय है? तो वास्तव में आप किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। कैसे? तो दिक्सूचक की सहायता से। ओके, चलिए आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये छड़ चुंबक लिया गया है। तो ये डायग्राम क्या डिनोट कर रहा है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, उसी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है इस चित्र में कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ओके, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यही जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसके अनुदिश कोई परिकल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, मतलब यह एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा कोई रेखा मतलब वास्तव में खींचा नहीं होता, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तर ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शाई जाती है। उत्तर ध्रुव कौन सा है? ये नॉर्थ, एन लिखा है, ये उत्तर ध्रुव है। और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट दिखाई देती हैं। आपको यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। ठीक है, इन दोनों सिरों पर। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूचक का उत्तर ध्रुव क्षेत्र के मतलब इस क्षेत्र के भीतर भ्रमण करता है। मतलब और इसीलिए परिपाटी के अनुसार मतलब जो नियम है उसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं। कहाँ से? यहाँ से, और दक्षिण ध्रुव पर इस तरह से होते हुए दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। ये जो तीर का निशान है ना, इस चित्र में आप देख रहे हो, तो इसमें चुंबक क्षेत्र रेखाओं पर जो अंकित तीर के निशान है ना, वो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है ना, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? एक बंद वक्र होती हैं। देख रहे हैं आप, एक वक्र के समान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है, और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, मतलब वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा, और दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और यदि अगर वो ऐसा करे तो इसका अर्थ ये होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। (13.2)
किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इस वाले डायग्राम में हमने देखा, ये जहाँ पर हमने देखा कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम आगे ये डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लंबा सीधा तांबे का तार, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, एक तांबे का तार है। ये 1.5 वोल्ट के 2 या 3 सेल और एक प्लग कुंजी, सेल और ये प्लग कुंजी कहाँ है, ये है ना, इससे संयोजित है। तो सीधे तार को दिक्सूची के ऊपर उसकी सुई के समांतर रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब प्लग कुंजी में ये जो प्लग कुंजी है ये क्या है, बंद परिपथ है ना। यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है, ये परिपथ बंद है ना, मतलब पूरा है। तो सुई के उत्तर ध्रुव के विक्षेप की दिशा हम देखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, और मतलब इसमें दर्शाए अनुसार दक्षिण की ओर प्रवाहित हो, अगर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है तो दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव किधर होगा, पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। ओके, तो इस चित्र में आपको दिखा रहा है ना, कि जुड़े सेलों के संयोजन को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ये वाला जो सेल है इसको प्रतिस्थापित करने पर जो तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगा। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो उत्तर पूर्व की ओर है, जबकि इसमें क्या हुआ, पश्चिम की ओर हो गया, दक्षिण से, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर हो गया। ओके, और ये जो दिक्सूची है ना, इसके विक्षेप की दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा। ओके, आप देखेंगे कि अब सुई जो है उल्टी दिशा में, इसमें किधर है, नॉर्थ साउथ इधर दिख रहा है, तो ये इसमें कहाँ पर है, नॉर्थ इधर और साउथ इधर, उल्टे हो गए हैं। ठीक है, उल्टी दिशा मतलब पश्चिम की ओर विक्षेपित होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो गई है, मतलब उल्टी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे तांबे के तार को किसी दिक्सूची के ऊपर तथा उसकी सुई के समांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक्सूची का विक्षेप विपरीत दिशा में हो जाता है। कहने का मतलब वही है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया। चलिए अब आगे देखते हैं। 13.2 का 1, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न है वो कैसे निर्धारित होता है। क्या ये पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है? तो इसकी जांच के लिए हम ये जो विद्युत परिपथ है उसके द्वारा हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया गया है, एक 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, एक परिवर्ती प्रतिरोध, यहाँ पर देख रहे हो परिवर्ती प्रतिरोध है या धारा नियंत्रक जिसको कहते हैं। ये 0 से 5 एम्पियर परिसर का एमीटर इसमें लगा हुआ है, एक प्लग कुंजी और एक मोटा सीधा तांबे का तार। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, इसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के अभिलंब मतलब सीधे इस मोटे तार को घुसाया गया है, प्रविष्ट कराया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक परिपथ बनाया है और इसमें X और Y के बीच श्रेणी क्रम में बैटरी जो है वो एमीटर धारा नियंत्रक और प्लग कुंजी से संयोजित की गई है।
तो तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर यहाँ पर कुछ लौह चूर्ण यहाँ पर बिखरा दिए गए हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि धारा नियंत्रक के परिवर्तक को किसी एक निश्चित स्थिति पर रखेंगे और एमीटर के विद्युत धारा का हम पाठ्यांक नोट करेंगे। फिर कुंजी जो है ये कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ को बंद कर देंगे। तो विद्युत मतलब तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर ये जो कार्डबोर्ड है इसको अगर हम थोड़ा सा थपथपाएंगे तो जो लोहे का चूर्ण है ना, उसे एक पैटर्न बनेगा। आप देखेंगे कि लौह चूर्ण जो है वो इस तरह से इसके चारों ओर एक संरेखित होकर तार के चारों ओर एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित हो जाएगा और इस तरह का वृत्ताकार पैटर्न बनाता है। और ये संकेंद्रीय वृत्त क्या निरूपित करता है, क्या दर्शाता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है और संकेंद्रीय वृत्तों का पैटर्न वृत्तों पर अंकित तीर क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। यहाँ पर आप जो तीर के निशान देख रहे हैं ये क्या दिखा रहा है? रेखाओं की दिशा को दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से। फिर इस प्रकार उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसमें दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो वृत्त के ये जो वृत्त बने हुए हैं इसके किसी एक बिंदु जैसे कि P, यहाँ पर P लिया गया है, पर दिक्सूची को हम रखेंगे तो सुई की दिशा का क्या होगा? उत्तर ध्रुव मतलब ध्रुव बिंदु विद्युत धारा उत्पन्न के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है वो हमको पता चलेगा। इस दिशा को फिर हम तीर के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, यदि सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को उल्टे कर दिया जाए, उत्क्रमित कर दिया जाए, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी? तो इसको हम आगे समझेंगे। फ्रेंड्स, यदि तांबे के तार में, ये जो तांबे का तार है इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को बदल दें, परिवर्तित कर दें, तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को परिवर्तित करना होगा हमको। और हम ये पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। ये क्या है? ये एक दिक्सूची है। ठीक है, तो इसके सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होगा। और वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इससे ये निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होगी तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होगी। ओके, तो यदि तांबे के तार में प्रवाहित जो विद्युत धारा है तो वो अगर वही रहती जो पहले थी, है ना, पर दिक्सूची तांबे के तार से दूर चला जाता है, तब दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे देखने के लिए हम दिक्सूची के चालक तार से दूर स्थित किसी बिंदु Q, ठीक है, Q पर रख देते हैं। तो आप क्या परिवर्तन देखेंगे? हम ये देखते हैं कि दिक्सूची का विक्षेप जो है वो घट जाता है। इस प्रकार किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। क्या निष्कर्ष निकला कि किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज जो है वो बड़ा होता जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। थर्टीन पॉइंट 2 का 2 दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक मतलब सरल कहना चाहिए नियम दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं।
ठीक है, इस डायग्राम को देखिए, और आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में, है ना, मतलब नीचे की ओर संकेत करता है। तो आपकी उंगलियां जो हैं वो चालक की ओर, ये जो उंगलियां हैं वो चालक की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। ठीक है, इस तरह से जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप। तो इसे दक्षिण हस्त मतलब दायां हाथ अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ओके, तो इस नियम में क्या है, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से इस चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं, जिसकी दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन मतलब पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो इसको ये एक उदाहरण दिया गया है आपकी बुक में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर पूर्वी सिरे से हम अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के ऊपर या नीचे किसी भी बिंदु पर तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। इसी प्रकार से तार के पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। ठीक है, ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। यही पूछा गया यहाँ पे कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। ठीक है, यदि हम किसी कार्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं तो कार्क स्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ओके, याद रखिएगा मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। चलिए अब आगे देखते हैं। तेरह दशमलव 2 का 3 विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा। अब मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार लूप, है ना, पाश या लूप बनाया जाता है, तो फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखेगा। ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये कैसा दिखेगा। तो हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पाश मतलब लूप के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले जो संकेंद्रीय वृत्त है ना, इसका साइज तार से दूर जाने पर बड़ा होता जाता है। देख रहे हो आप, यहाँ पर छोटा है और जैसे ये तार से दूर जा रहा है तो इसका साइज जो है वो बड़ा होते जाएगा। ठीक है, जैसे ये सबसे छोटा, फिर ये जो है और बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, दोनों सिरों पर। ठीक है, तो जैसे ही हम वृत्ताकार पार्श्व के केंद्र पर पहुंचते हैं, है ना, इस जो बड़ा वृत्त के जो चाप है वो सरल रेखाओं जैसे दिखने लगते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर पहुँचने पर ये केंद्र हुआ वृत्त का, तो ऊपर की ओर जैसे बढ़ते जाते हैं तो ये जो चाप है वो कैसा दिखाई देता है, रेखा की तरफ दिखाई देने लगता है और विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस लूप के केंद्र पर सरल रेखा जैसे दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके इस बात को आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है और पाश के भीतर मतलब इस लूप के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, इधर किस दिशा में है, इस वाले दिशा में है और ऊपर इधर की दिशा में है। ठीक है सॉरी। तो हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण
किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमतः मतलब उल्टे निर्भर करता है। और यदि हमारे पास ये जो फेरों की संख्या है n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, ठीक है, और इसीलिए जो फेरों की चुंबकीय क्षेत्र है वो संयोजित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13.2 का 4 परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। फ्रेंड्स, परिनालिका क्या होती है? तो इस तरह से आप देख रहे हो, इस चित्र में देखिए, इस दोनों चित्र में पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं, ठीक है। और किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पैटर्न जैसे कि इस चित्र में दिखाए गए, ठीक है, देख रहे हो इसमें। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना हम जो पीछे जो चित्र है हमारा ये वाला बता रही हूँ, एक मिनट, इसमें इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही दिख रहा है, देखिए ये जो चित्र है सेम इस तरह से दिखाई दे रहा है हमको, है ना। तो इसमें दिखाए गए जो छड़ चुंबक है ना, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न जो है सेम उस चित्र के जैसे हैं। तो क्या एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो वास्तव में परिनालिका का एक सिरा, ठीक है, ये दो सिरे इसके, तो एक सिरा मतलब उत्तर ध्रुव n है ना, और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ओके, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की तरह होती हैं, है ना, और ये निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। मतलब परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक। ये वाला चित्र दिखा रहा है कि किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी हैं? एक समान है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है? ये एक विद्युत चुंबक है, ठीक। तो परिनालिका के भीतर उत्पन्न जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है उसका उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि किसी नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। और इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? विद्युत चुंबक कहलाएगा। ये क्या लिखा है? किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग करके उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर उसी को और बताया गया है कि विद्युत चुंबक में नर्म लोहे का क्रोड होता है, जैसे कि ये, इसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी रहती है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? तांबे की तार है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। (13.3) 13.3 ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो हमने ये देखा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखी किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने ये विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण के समान परंतु दिशा के विपरीत बल आरोपित करना चाहिए और किसी विद्युत धारा चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को इस चित्र से हम
दर्शा सकते हैं, ठीक है, निर्देशित हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें एक एल्यूमिनियम की छोटी छड़ ली गई है, लगभग 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, और ये संयोजक तारों के द्वारा किसी स्टैंड से लटकाया गया है। फिर ये क्या है, एक नाल चुंबक है और इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि इसके दोनों ध्रुवों के बीच में ये जो छड़ है वो होना चाहिए, ठीक है, और इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, ऊपरी मुखी होगी। और ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्यूमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर तक, नीचे और दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर तक ऊपर रखा गया है, ठीक है, इस तरह से। तो एल्यूमिनियम की छड़ को एक बैटरी और एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कुंजी, बैटरी और धारा नियंत्रक, ठीक है, ये संयोजित किया गया है। और एल्यूमिनियम की छड़, इसके सिरे जो हैं ए और बी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इससे, ठीक है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी जो कि यहाँ से होते हुए इस तरह से यहाँ आएगी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ जो है बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। और अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा अगर हम उल्टी कर दें और छड़ के विस्थापन की दिशा देखें तो क्या होगा, छड़ जो है विस्थापित होती है, ठीक है, अपने स्थान से विस्थापित होती है। क्यों होती है, तो यहाँ पर बताया गया है कि विद्युत धारावाही छड़ ए बी अपनी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव करती है, ठीक है। चलिए इसको और समझते हैं। तो इस जो क्रियाकलाप है इसमें छड़ के विस्थापन से हमें ये संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे एल्यूमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है। और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। उत्क्रमित मतलब उल्टे करने पर, ठीक है। तो अब चुंबक के ध्रुवों को अगर परस्पर बदल कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब ये जो ऊपर नीचे है उसको बदल कर अधोमुखी करेंगे तो एक बार फिर से ये दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा फिर से बदल जाती है, उत्क्रमित हो जाती है। तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो प्रयोगों के द्वारा ये भी देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय होता है, मतलब सबसे अधिक होता है, अधिकतम होता है, या छड़ पर आरोपित बल का परिमाण जो है वो उच्चतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। और ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक नियम के द्वारा लगाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहा जाता है, जो कि मैं इधर पीछे दिखाऊंगी आपको, ये वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम है। तो इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स, पीछे हमने देखा कि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर ये पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। और इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जिसको फ्लेमिंग का वाम हस्त या बायां हाथ का नियम कहते हैं के द्वारा की जा सकती है। और इस नियम के अनुसार क्या है नियम, तो इस नियम के अनुसार आप मान लीजिए ये अपने बाएं हाथ की जो तर्जनी है ना, ये वाली तर्जनी उंगली जो है, और ये कौन सी है, ये मध्यमा है ये वाली, और अंगूठा। तो इस प्रकार से आप फैलाइए अपने बाएं हाथ को ना, तो ये तीनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत होंगे। और यदि तर्जनी जो है, ये वाली तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा या फिर चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही क्या है, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम है।
चलिए इसको और समझ लेते हैं कि कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है, जो हमने पिछले वाले क्रियाकलाप में देखा। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे से लंबवत हैं, ठीक है, लंबवत, तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आरोपित बल की दिशा, ठीक है, जिसे फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे जो है विद्युत मोटर के बारे में दिया गया है। तो विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन और विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। ठीक है, आगे हम विद्युत धारा के बारे में ही जानेंगे, मतलब विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि है नेक्स्ट वीडियो में हमारे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो क्लोज करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।